हेलो एवरीवन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिट क्लासेस पर। तो हमने कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और हमने अभी तक उसमें कहां तक पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है कि भारत में भूउपयोग का प्रारूप क्या है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग दीजिएगा भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य अपना लगभग 90% रिक्वायरमेंट के लिए भूमि पर आश्रित है। हमारे पूर्वज भी ज़मीन पर ही आश्रित है और हमारी आने वाली पीढ़ी भी ज़मीन पर ही आश्रित रहेगी। और हम जानते हैं कि हम सिर्फ ज़मीन में रहते नहीं, हम बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हम रहने के लिए घर बनाते हैं, जंगलों को काटते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, पशुचारण करते हैं। सारी हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़मीन पर ही होती हैं और इन सभी एक्टिविटीज़ के चलते ज़मीन को कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो ज़मीन को निम्नीकृत करती हैं। तो निम्नीकरण एक यहाँ पे नया टॉपिक वर्ड निकल के आ रहा है। निम्नीकरण क्या है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि निम्नीकरण क्या है। हेडिंग दीजिए निम्नीकरण। जिसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? डिग्रेडेशन। निम्नीकरण क्या है? हम जानते हैं कि ज़मीन पर पेड़ पौधे उग पाते हैं। इसका मुख्य कारण है ज़मीन में मौजूद पोषक तत्व। अगर ज़मीन से पौधों को या पेड़ पौधों को या फसल को अगर पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो वे नहीं बढ़ेंगे। तो निम्नीकरण से क्या होता है? पेड़ पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व मिलता है धरती से, उनका कमी हो जाता है। मतलब क्या है कि ज़मीन से मिलने वाले पोषक तत्वों की कमी होने की जो प्रक्रिया है उसी को निम्नीकरण कहते हैं। तो आइए पहले डिफाइन करते हैं निम्नीकरण होता क्या है। पेड़ पौधों को पेड़ पौधों और फसलों को पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होना। तो डेफिनेशन को नोट करेंगे। पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि ज़मीन पर मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वो उनकी कमी हो जाती है? तो बहुत सारे ऐसे हमारे द्वारा ही की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि ज़मीन पर मौजूद पोषक तत्वों को प्रभावित करती हैं। तो आइए जानते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं, भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं। भूमि निम्नीकरण के कारण हम जानते हैं कि हमारी एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो ज़मीन को प्रभावित करती है। उसमें से सबसे प्रमुख कारण, जो सबसे पहला रीज़न है वनोन्मूलन।
टर्म से ही समझ में आ रहा है, वन का उन्मूलन होना मतलब वनों की कटाई होना, वनों की कमी होना। जैसा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत सारी ज़रूरतों के लिए लकड़ी पर निर्भर करते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, माचिस के लिए, पेपर के लिए, जिसके लिए हम वनों का कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। इससे होता क्या है कि जो मिट्टी की धारण क्षमता है, जो पकड़ कर रहने की क्षमता, वो कम होती है और जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसका कटाव होता है, जिसकी वजह से जो प्रमुख उर्वरक बढ़ाने वाली, जो मिट्टी की पोषक तत्वों को बढ़ाने की क्षमता है, वो कम होती है। दूसरा रीज़न है अधिक सिंचाई। मिट्टी की अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पानी डालेंगे, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। होता क्या है, जो ज़मीन के ऊपरी सतह पर रहने वाले जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं, जिसकी वजह से फसलों को प्रभाव पड़ता है। तीसरा हमारा कारण है अति पशुचारण। अति पशुचारण से क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं पशुचारण में होता क्या है कि जो पशु है उनको मैदान में छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ पे उगे हुए छोटे छोटे घासों को खाते हैं। जब हम आवश्यकता से ज़्यादा मतलब जितनी क्षमता है उस भूमि की, उससे ज़्यादा पशु का चारण करेंगे तो होता क्या है कि पशु जो है अपना भोजन के लिए जो घास होते हैं उनको उखाड़ देते हैं, जिससे उनका जड़ बाहर आ जाता है और वो पानी के बहाव में बाद में बह जाता है, जिससे भी ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो कम होती है। चौथा मानवीय, सबसे बड़ा मानवीय कारण क्या है, खनन। खनन से कैसे प्रभावित होता है, हम लोग देखते हैं कि हम पत्थरों से गिट्टी बनाने के लिए या सीमेंट बनाने के लिए वहाँ पे क्रशर मशीन लगाते हैं, और क्रशर मशीन लगाने के बाद वहाँ पे जब क्रश किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट पार्टिकल उड़ के आते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल दूर दूर के क्षेत्रों तक बैठ जाते हैं जाके, जिससे क्या होता है कि खनन के पश्चात जो डस्ट निकल कर आया उसका एक लेयर जब ज़मीन में बैठ जाता है तो बारिश के बाद जो जल का अवशोषण होना चाहिए वो जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध होती है। और भी तरह के खनन, जैसे जहाँ अगर कोयला खदान गवर्नमेंट बनाती है तो कोयला खदान में खनन के पश्चात उन गड्ढों को उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। तो खनन से होने वाले जो प्राकृतिक प्रभाव हैं और जो वन उन्मूलन का प्रभाव है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के राज्यों में देखने को ज़्यादा मिलता है। फोर्थ रीज़न हमारा हो गया खनन। फिफ्थ रीज़न है उद्योग के अपशिष्ट पदार्थ का अनुचित निपटान। हम क्या देखते हैं कि उद्योग से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो रासायनिक तत्व होते हैं, उनको अनुचित तरीके से यहाँ वहाँ बहा दिया जाता है या नदी के पानी में निकाल दिया जाता है। यह भी भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, ये 5 प्रमुख कारण स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो कारण है भूमि का निम्नीकृत होने का। अब हम लोग कैसे संरक्षित करेंगे, तो संरक्षण का पॉइंट को मैं एक साइड लिख देता हूँ यहीं पे। ये है हमारा निम्नीकरण का कारण, हम इधर संरक्षण लिखते हैं। मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा जमीन का जो उर्वरक क्षमता है उसकी कमी हो रही है, तो हम लोग उसको कैसे कम करेंगे। तो कम करने का सबसे पहला उपाय आप यहीं से देखिए, वनोन्मूलन हो रहा है तो वनों का रोपण करना होगा। हमें क्या करना होगा, वन रोपण, अर्थात हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। दूसरा हम देख रहे हैं अधिक सिंचाई, तो हम लोग को सिंचाई सीमित करना होगा, एक डिफाइंड पैटर्न में सिंचाई करना होगा, आवश्यकता अनुसार सिंचाई। जितनी आवश्यकता है उतनी ही सिंचाई करनी होगी।
दूसरा है अति पशुचारण। तो अति पशुचारण से बचने के लिए हम लोग को उचित तरीके से पशुचारण करना होगा। चौथा हम लोग संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, खनन। खनन के पश्चात जो खदान का क्षेत्र है, जो गड्ढे हैं, उनका हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए। खनन के पश्चात जो निकलने वाले डस्ट है या फिर खनन के पश्चात जो हम गड्ढे छोड़ देते हैं, उनका हमें उचित निपटान करना चाहिए। इस प्रकार से हमें उसका निपटारा करना चाहिए कि प्रकृति को कम से कम प्रभाव पहुँचे। फोर्थ हम लोग देखें खनन। फिफ्थ हमारा टॉपिक है कि उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट। जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, उनको हम लोग बहुत सारी केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से उसका जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन उद्योग वाले लोग पैसे बचाने के लिए उन कचराओं को डायरेक्ट ज़मीन पे छोड़ देते हैं या तो फिर उसे नदी में बहा देते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका उचित प्रबंधन। जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है उनका उचित निपटान करना होगा। तो इन कुछ उपायों को अगर हम ध्यान में रखें तो जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा लैंड डिग्रेडेशन समाप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्स। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सॉइल रिसोर्स। मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो मृदा संसाधन होता क्या है, मृदा क्या है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो कि मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम मृदा कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए, भूमि। तो संपूर्ण पृथ्वी का जो कंप्लीट हिस्सा है, जो कंप्लीट भाग है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के टोटल कितने भाग है, 4 भाग है। क्या क्या है? भूपर्पटी, भूपर्पटी है पहला। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं, मेंटल। तीसरा क्या है, बाह्य कोड। चौथा क्या है, आंतरिक कोड। तो पृथ्वी का जो भूमि वाला हिस्सा है उसे हम मेनली 4 भागों में बांट सकते हैं, भूपर्पटी, बाह्य कोड, आंतरिक कोड, मेंटल। तो जो भूपर्पटी है सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और जो भूपर्पटी है वो भी 4 भागों में बटा हुआ है। और भूपर्पटी का उन चारों भागों में से जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इसी का जो भूपर्पटी का जो पहला सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, अर्थात भूमि का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि कृषि के लिए और मनुष्य के सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रमुख है, जहाँ की पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, उसे ही हम भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा मृदा कहते हैं या उसी को हम लोग मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी होता क्या है ये हम लोग जाने। अब हम लोग देखते हैं कि मिट्टी, हमने नोटिस किया है कि जब हम कहीं जाते हैं, जैसा कि आप हमारे भारत में ही अलग अलग जगह पर जाएंगे तो झारखंड की, हमारे प्रदेश की मिट्टी कैसी है, लाल और पीली मिट्टी है। वहीं हम झारखंड से जब उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की ओर चले जाएं, ऊपर की ओर, बिहार की ओर, गंगा नदी वाला एरिया,
तो वहाँ हम पाते हैं कि वहाँ की मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं हम अगर पश्चिम की ओर जाएं, हम महाराष्ट्र की ओर जाएं, तो हम देखते हैं कि वहाँ की मिट्टी काली है। तो जब सब मृदा ही है तो उनका कलर अलग अलग क्यों है? तो इसके पीछे भी उनका कारण है। जो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो मिट्टी वाला हिस्सा है, जो मृदा वाला हिस्सा है, वो काफ़ी लंबे रासायनिक एवं भौगोलिक प्रक्रियाओं के बाद बनते हैं, जो कि निम्नीकृत होते मतलब नवनिर्मित होते रहते हैं, उनका निर्माण होता रहता है। और अलग अलग जो रासायनिक तत्व है, भौगोलिक स्थिति है, जलवायु है, उनके कारण जो मृदा का कलर है वो हर जगह अलग अलग होता है, वहाँ के मृदा पर मौजूद तत्वों के कारण। तो इन आधार पर भी मृदा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिन्हें जाके हमें पढ़ना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स, वो होगा मृदा का वर्गीकरण, जिसमें हम हमारे भारत देश में पाई जाने वाली प्रमुखतः 5 तरह की मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिएगा आगे की वीडियोस में हमारे साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।